नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम संवाद में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए देश के बड़े न्यूज मेकर्स। अभी कल ही बजट पेश हुआ है और बजट सिर्फ एक आंकड़ों का खेल होता है और आंकड़ों को कैसे पढ़ा जाए वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ, जिनके लिए आंकड़ों को जी, उधेड़ना, नमस्कार। बुनना, समझना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका गौरव। जी, नमस्कार नीलू जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू। अब मेरा जो पहला सवाल है गौरव, कि जो कल का बजट है, एक-एक करके सारे पॉइंट्स पर आऊँगी कि क्या बड़े 10 टेकअवेज़ रहे हैं। लेकिन जो एक जनरल इंप्रेशन गया है कि आम आदमी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन बाज़ार खुश है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? कैसे पढ़ेंगे इस बजट को? देखिए नीलू जी, जब आप भारत की संपत्तियों का, भारत के कंपनियों का, पब्लिक सेक्टर कंपनियों का सेंट्रली जो सीपीएसईज कहते हैं एंटरप्राइजेस का, उनका अगर आप सेल डीड को हस्ताक्षर कर दोगे, तो कौन खुश होगा और कौन खुश नहीं होगा वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपने बंदरगाह से लेके बीमा कंपनी तक, बैंकों से लेके बिजली की लाइनों तक, हवाई अड्डों से लेकर स्टेडियम तक, आपने रोडों से लेके फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर तक, सबकी सेल डीड को सिग्नेचर किया है कल के बजट पे। अब उस सेल डीड को अगर आप सिग्नेचर करोगे तो प्राइवेट कंपनियां आएगी, और देश को और आपको और आपके हर दर्शक को पता है, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है कि वो कौन सी दो प्राइवेट कंपनियां हैं जो बंदरगाह खरीदेगी। वो कौन सी दो प्राइवेट कंपनियां ही है देश में, जो दो प्राइवेट औद्योगिक घराने हैं जो हवाई अड्डे खरीदेंगे। वो कौन से दो औद्योगिक घराने हैं, सरकारी बीमा कंपनी खरीदेगी, सरकारी बैंक खरीदेंगे बिजली के लाइनें खरीदेंगे। मैं कहता हूं नीलू जी, एक मतलब थोड़ा सा मतलब बजट से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। जो पंच महाभूत होते हैं ना, वो हुँ। पंच महाभूत जो आसमान, जमीन, अग्नि, वायु, वो सारे किसके हवाले होंगे? दो, ए और ए। कौन ए और ए है हमें पता है। तो बाजार क्यों खुश हो रहा है और आम आदमी क्यों नहीं खुश हो रहा है, मध्यम आय वर्गीय क्यों नहीं खुश हो रहा है, इसी में इसका उत्तर निहित है। नहीं, तो लेकिन मैं इस बजट को एक ही लाइन में कहूंगा, हुँ। दिस इज नॉट ए बजट, दिस इज ए सिग्नेचर by government on a sale deed of public assets, of government assets, of PSUs. नहीं, लेकिन जो सरकार की आप बाकी जो स्ट्रेस पॉइंट्स हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है, हेल्थ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है और ये एक कठिन साल था, सिर्फ आम आदमी के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार के लिए भी। तो क्या अगर आप उस नज़रिए से चीज़ें देखें, तो थोड़ा-सा क्या सरकार को कंसेशन इस समय देने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहती, तो ये एक पॉपुलिस्ट बजट लेकर आ सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। देखिए, मैं एक एक आंकड़े को डिकोड करता हूं। हुँ, आपने कहा हेल्थ, हेल्थ में 2.23 लाख करोड़, मतलब दो हुँ, लाख 23,000 करोड़ का एलोकेशन सरकार के लिए। हाँ। आंकड़ों की जादूगरी देखिएगा हुँ, नीलू जी। इसमें क्या किया कि फाइनेंस कमीशन की जो ग्रांट होती है, हुँ, जो लगभग 49,214 करोड़ है, वो इसमें इंक्लूड कर दी। 35,000 करोड़ जो वन टाइम कॉस्ट है वैक्सीनेशन की, वो इसमें इंक्लूड कर दी। हुँ, और तो और नीलू जी, जो वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट का बजट है, उसको हेल्थ में मिला दिया और हुँ। बोला गया कि 2 करोड़ 23 लाख करोड़, दो टू पॉइंट दो लाख 23,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। तो अगर ये सारी चीजों को हम एलिमिनेट कर दें नीलू जी, तो लास्ट ईयर हेल्थ का बजट था 72,000 करोड़ और इस साल है 79,000 करोड़, हुँ। मतलब मात्र 5-6% की वृद्धि, जो कि इन्फ्लेशन की वृद्धि है। नहीं, तो तो जो आप सरकार, कह रहे हैं जी, जो ये जी, सरकार ये कह रही है कि ये 137% जंप हुआ है हेल्थ का बजट या हेल्थ का एलोकेशन आप कह लीजिए, तो वो आप कह रहे हैं कि सरकार बेवकूफ बना रही है इसका मतलब लोगों को। 5%, मैंने तो आंकड़ा दे दिया ना, 5% का जंप है।
और वो इन्फ्लेशन का जंप है 5-7% का, जो भी जंप होता है वो हर मद में होता है, हर साल होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। क्योंकि मैंने 2,23,000 करोड़ को डिकोड किया, उसमें से आप 49,000 करोड़ जो फाइनेंस की कमीशन की ग्रांट्स है उसको हटाइए, 35,000 करोड़ जो वन टाइम वैक्सीनेशन कॉस्ट है उसको हटाइए, और वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट का बजट जो हेल्थ बजट का भाग बन गया उसको अगर आप हटा देंगी, तो आप पाएंगे कि हेल्थ का बजट अगले वर्ष के लिए 79,602 करोड़ है, जबकि वो पिछले साल मतलब जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है उसमें था 72,934 करोड़। तो लगभग 73,000 करोड़ से लगभग 79,000 करोड़ ये बढ़त है। ये क्यों क्यों इस तरह की आंकड़ों की अकाउंटिंग ट्रिक्स सरकार करना चाहती है? फिर आपने जिक्र किया इंफ्रास्ट्रक्चर का। नीलू जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी समझना पड़ेगा, हर बजट जो बनता है वो एक दो मुख्य समस्याओं पर केंद्रित होकर बनता है जो उस समय अर्थव्यवस्था में रहती है। हमारी क्या मुख्य समस्या थी अर्थव्यवस्था में? कि बाजार में मांग ऑल टाइम लो, जिसको हम कहते हैं डिमांड वाज ऑल टाइम लो। हमारी क्या मुख्य समस्या थी? कि बेरोजगारी की दर अगर हम दिसंबर 2020 का हाल है 9.2% थी। मुझे ये बताइए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग है ये कोई इमीडिएट तो होगी नहीं, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक इट्स ओन ड्यू कोर्स, उसका प्रोसेस होता है। अब उसका 3-4 साल 5 साल 2 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा। बेरोजगारी की समस्या भीषण आज है, 12 करोड़ लोगों ने कोरोना आपदा के दौरान नौकरी आज खोई है, उनके लिए क्या है इस बजट में? ये ऐसा ही हुआ नीलू जी, मैं आज मुझे भूख लग रही है और आप कह रहे हो कि ये फूड कूपन ले जा 3 साल बाद के, 3 साल बाद इस फूड कूपन से खाना खा लेना। अरे मैं 3 साल तक जिंदा रहूंगा जब उन फूड कूपन का उपयोग करूंगा ना। आपने सही कहा कि आम आदमी के लिए हमें नहीं लगता कि इस बजट में बहुत ज़्यादा कुछ है, लेकिन जिस तरीके का आईना सरकार ने दिखाया है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा है कि रिफॉर्म सिग्नल्स दिए हैं कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, एक स्टेट ओन्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसको भी डिसइन्वेस्टमेंट करने का इन्होंने मन बना लिया है। एफडीआई इंश्योरेंस में जो आ रही है, उसको बढ़ाने की बात कही गई है कि फ्रॉम 49% अब वो 74% हो जाएगा। तो क्या आप इसे रिफॉर्म्स के नज़रिए से नहीं देखेंगे? आप अभी भी यही कहेंगे कि नहीं, अब हमारे लिए इमीडिएट रिलीफ के लिए अभी कोई चीज नहीं है? देखिए नीलू जी, आपने बैंकिंग सेक्टर का जिक्र किया और मैं इसका भी उत्तर टेक्निकल आंकड़ों के साथ देना चाहूंगा, और थोड़ा सा इसको लाइट तरीके से शुरू करूंगा अपनी बात को, कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। आप क्रोनोलॉजी समझिए बिल्कुल सरकार की समझाइए। कि किस तरह ये काम कर रहे हैं। जी। हाँ, मैं समझाता हूँ। आप क्या करते हो, पहले बैंक्स में पूंजी नहीं डालते हो, बैंक्स के लिए पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ का एलोकेशन, जबकि उनको 1.5 से 2 लाख करोड़ की सरकारी बैंकों को पूंजी चाहिए। आप पूंजी नहीं डालते हो तो क्या होता है कि सरकारी बैंक हो जाते हैं अनवायबल, क्योंकि बिना पूंजी के वो नया लोन नहीं दे सकते, एनपीएस उनका बढ़ता जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर के फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं और सरकार पूंजी नहीं डालती, तो वो बैंक हो जाते हैं अनवायबल। जब अनवायबल हो जाते हैं तो आप कहते हो अब हम नहीं चला सकते, ये लॉस मेकिंग है, इसको बेचो। और किसको बिकेंगे? वो आपको, मुझे और आपके सारे दर्शकों को और देश को भी पता है कि किन किन दो व्यक्तियों को, किन दो औद्योगिक घरानों को वो बैंक बेचे जाएंगे। नहीं, लेकिन मुझे जो ये ये एक बताइए नहीं गौरव जी, कि जो एक ये जब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने की बात कही जा रही है कि जिन जिन बैंक्स में बैड लोन्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो ये तो आइडिया बहुत समय से इस पर डिस्कशन हो रहा था और अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात कही जा रही है सरकार के द्वारा। तो क्या आपको लगता है कि ये हेल्पफुल अच्छी हो बात, पाएगी? आप ये बताइए हेल्पफुल जब होगी और क्यों नहीं होगी, मैं उसका कारण बता रहा हूँ। हम्म। आपके घर में मान लो कोई समस्या है और हम्म। वो समस्या आप मेरे को ट्रांसफर कर दो, तो क्या हम्म। समस्या का निदान होता है? कि समस्या तो वही रही ना। आपने जो बैड लोन्स है वो बैंक की बैलेंस शीट से निकाल के एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में डाल दिए। अब हम्म। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को आप पूंजीकृत करोगे नहीं, उसमें कैपिटल डालोगे नहीं, तो वो कैपिटल नहीं डालोगे जब तक उसका फायदा कैसे होगा? यही तो मैं बात पूछ रहा हूं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले बैंकों में एनपीए बढ़ाए जाते हैं, बैंकों में फ्रॉड बढ़ाए जाते हैं, सरकार कैपिटल डालती नहीं है, जितनी उनकी मांग है 2 लाख करोड़ की और कैपिटल डालते हैं 20,000 करोड़ की, तो वो बैंक हो जाते हैं अनवायबल, वो बैंक हो जाते हैं लॉस मेकिंग, और फिर आप कहते हो कि भैया ये अनवायबल बैंक है, ये लॉस मेकिंग बैंक है, इनको बेच दो। नहीं, लेकिन ये आपको ये लगता ये है कि सरकार बेचने के का जो है पास ना।
नहीं गौरव जी, मुझे ये बताइए कि सरकार के पास जब जी। कैपिटल आप कहते हैं कि बैंक में डालिए, लेकिन सरकार के पास कैपिटल है और कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए ये सारे सोर्सेज आ रहे हैं कि आप डिसइन्वेस्टमेंट करिए, उस तरीके से सरकार अपनी अर्निंग्स बढ़ाएगी। तो ये कहीं ना कहीं आपको लिंक नजर नहीं आता? देखिए, मैं आपको एक जवाब देता हूं कि यदि मैं अपने घर का खर्चा खुद की सैलरी से चला सकता हूं, एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है। हम्म। दूसरा, मेरे पिताजी की, मेरे दादाजी की, मेरे परदादाजी की जो जमीन जायदाद है, उनको बेच के चला सकता हूं। अब हम्म। आप ये बताइए कि जो व्यक्ति अपने घर का खर्चा खुद नहीं चलाता, तो वो पुराने जो लोगों ने जो संपत्तियां अर्जित करी है उनको बेच, हमारी संस्कृति में जो पुरानी संपत्तियों को बेच के अपना खर्चा चलाता है उनको कुपात्र बोलते हैं, कुपूत बोलते हैं। तो हम्म। इसलिए ये अपने अपने रेवेन्यूज आप जनरेट कर नहीं पाते हो, आप हम्म। इकोनॉमी के पहिए को जनरेट कर नहीं पाते हो। समस्या क्या थी? हम्म। समस्या ये थी कि 200 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है। और हम्म। नीलू जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 200 लाख करोड़ में से लगभग 120 लाख करोड़, लगभग 60% जीडीपी कैसे जनरेट होती है? आप मेरे जैसे किसान, हमारी रूरल जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई बहन है, वो खर्चा करते हैं। वो हम्म। खर्चा करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी। 60% जीडीपी कंज्यूमर बेस्ड। अब मुझे ये बताइए, आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछिए कि इस बजट के बाद उस कंज्यूमर के हाथ में खर्चा करने के लिए क्या एक नया पैसा भी बचा है? और तो और, जिन किसान भाइयों को हम 6,000 रुपए प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि के रूप में देते थे, उसके बजट में भी 10,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी जाती है। तो हम्म। जब तक कंज्यूमर स्पेंडिंग नहीं होगी नीलू जी, नई मांग का सृजन नहीं होगा। नई मांग का सृजन नहीं होगा तो वो कंपनियां उस मांग की पूर्ति के लिए ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगी। ज्यादा प्रोड्यूस की आवश्यकता नहीं होगी तो वो नए रोजगार के अवसर नहीं देगी। और आप ये सरकार कह को रहे हैं, इतनी आप ये कह रहे सिंपल हैं कि इस कक्षा बजट 11 में, की अर्थशास्त्र क्यों नहीं समझ में आती? नहीं आप ये कह रहे हैं कि जी। इस बजट में डिमांड को बूस्ट करने के लिए, कंजम्पशन को आगे बढ़ाने के लिए इसमें, इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप, मैं और आपके कई दर्शक मुझे लगता है मध्यम आय वर्गीय लोग हैं। आप, मैं, हमारे दर्शकों से मैं पूछता हूं, दिल पे हाथ रख के बताइए, इस बजट में क्या आपकी जेब में 1 रुपए का भी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हुई है? आप कहेंगे साहब क्यों, सरकार का काम थोड़ी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करना। उत्तर यह है कि देश कोरोना की आपदा में था, 12 करोड़ लोगों ने नौकरी खोई है अक्रॉस द सेक्टर। मैं एक सेक्टर का नाम नहीं ले रहा, आप हम्म। स्टार्ट कीजिए एंटरटेनमेंट से हॉस्पिटैलिटी तक, एविएशन से लेके स्टील तक, अक्रॉस द सेक्टर। अगर जिनकी नौकरी नहीं गई है उनकी 30 से 35% सैलरी कट हुआ है, तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम कम हुई है लोगों के पास। अगर हम्म। डिस्पोजेबल इनकम कम हुई है, जब तक आप नई डिस्पोजेबल इनकम क्रिएट नहीं करोगे, नई मांग का सृजन कैसे होगा? ये बात बिल्कुल। मैं आपके शो में भी पहले बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं। इस बजट से जो हमारा कंज्यूमर है, और मैं कंज्यूमर सिर्फ 100 अरबपतियों को नहीं मानता हूं, वो 100 अरबपतियों की तो 13 लाख करोड़ की संपत्तियां बड़ी है, देश को पता है। पर जो कंज्यूमर है उसके डिस्पोजेबल इनकम में भी एक पैनी की भी इंक्रीज हुई है इस बजट से, तो बताओ, ये बजट नहीं है, ये भारत की संपत्तियों को बेचने का सेल डीड का हस्ताक्षर है। अ, नहीं, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है कि जो आम आदमी है उसके जेब में जो डिस्पोजेबल इनकम है उसके नाम पर कुछ भी नहीं आया है। लेकिन एक और इशू जिस पे मैं आपके बात करना चाहूंगी कि एक सेस को लेकर बात हो रही है कि पेट्रोल और डीजल पर एक सेस हो, और इस सेस को आप कैसे देखते हैं? क्या इससे किसानों को लाभ हो रहा है? क्या इससे आम आदमी को लाभ हो रहा है? इस सेस के क्या मायने हैं? ये बड़ा कंफ्यूजन था देखिए, ये कल जब बजट आया इसको मैं लेकर तो। कंफ्यूजन नहीं, आपके दर्शकों को ये जानने की जरूरत है। सेस का अर्थ ये होता है कि वो जनरल पूल में नहीं जाता, राज्यों को उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। हम्म। तो क्या किया सरकार ने कि जो पेट्रोल पे जैसे एक्साइज ड्यूटी, डीजल पे एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी, वो जो लग के जो फंड में आता था तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, जो हम्म। फाइनेंस कमीशन की अनुशंसाओं के अनुसार। हम्म। अब वो जो सेस है वो केंद्र सरकार के पास ही रहेगा, वो राज्यों को, किस तरह से राज्यों को अब पैसा ना दिया जाए। देखिए, कंज्यूमर्स के साथ धोखा, राज्यों के साथ धोखा, आम व्यक्ति के साथ धोखा, महिलाओं गृहिणियों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा। और हम्म। तो और, मुख्यमंत्री जी ने कल कहा
कि सीनियर सिटीजन्स को प्रणाम करती हूँ। मैम, प्रणाम करके आपने उनकी एफडी की ब्याज दरें 2 से 2.5% पिछले 8 महीने में घटा दी। तो ऐसा प्रणाम क्या काम का जिसके साथ उनकी जो आर्थिक तंगी आ जाए? मैं भी कह सकता हूँ नीलू जी, मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ और आपको फिर समस्या दे दूं। ऐसा प्रणाम देश में नहीं चाहिए। प्रणाम सच्चे हृदय से किया जाता है। नहीं, लेकिन जो एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चरल एलोकेशंस है, उन्हें आप कैसे देखते हैं? इतना ज़ोर-शोर से हंगामा मच रहा है, ये जो कृषि कानून है इनको लेकर, सारे किसान आज सड़क पर बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि इस बजट के ज़रिए क्या सरकार ने इन किसानों तक पहुँचने की कोशिश की है, दूर-दूर तक? आपको कहीं लगता है इस बजट से? आंकड़ों से बात करेंगे, मैं अपनी राय नहीं दूंगा बिल्कुल, नीलू जी। आंकड़े बिल्कुल। अपनी पूरी बात खुद बोलते हैं। हुँ, बजट एस्टिमेट पिछले साल का एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी में था 1,54,000 करोड़ हुँ, और इस वर्ष हुआ 1,48,000 करोड़। मतलब एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज का बजट गिरा है। 10,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन कम हुआ है किसान सम्मान निधि में। हुँ, किसान सम्मान निधि वो निधि है जिससे किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष जो हम देते हैं, वो 10,000 करोड़ रुपए का उसमें कमी आई है। हुँ। और तो और जो एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है जिसके तहत जो सब्जी उगाने वाले, हॉर्टिकल्चर वाले जो किसान भाइयों को एक एमएसपी में उसका उपयोग किया जाता है, उसका जो एलोकेशन था 2,000 करोड़ पिछले साल, वो इस साल 1,500 करोड़ कर दिया गया। तो हुँ, किसानों के सम्मान निधि का एलोकेशन कम, टोटल किसानी का बजट में एलोकेशन कम, और 2000 से 1500 हुआ क्या, किया क्या है, मैं आपको बताता हूं कि हुँ, सेल डीड के अलावा इस बजट में एक काम और हुआ है। हुँ, वो काम ये हुआ है नीरू जी कि जी, जिन जिन राज्यों में चुनाव है हुँ, अगले 2-3 महीने में, वो है बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल। हुँ, वहाँ ये पे तो 4 बड़े हाइवेज़ राज्यों में चुनाव है वहाँ और पे एक तो राष्ट्रीय यूनियन राजमार्ग टेरिटरी। हुँ, वहां पे हाईवे। तो इसका मतलब क्या नीरू जी कि अगले साल पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हाईवे बन जाएंगे। हुँ, और ये हाईवे, ये सिर्फ शिलालेख के हाईवे है, ये हुँ, बनते नहीं है, ये हुँ, नाम पट्टियां इन पे एलोकेट होती है। हुँ, तो ये शिलालेख के जो हाईवेज जो बनते हैं, मैं ऐसी मेरी एक इच्छा है कि हुँ, इन हाईवे पे जो जो काल्पनिक हाईवे बनाने का चुनाव के दौरान अपना एनवायरमेंट गर्म करने का जो काम इस बजट में किया गया है, इन हाईवेज पे चलते हुए अगर नौजवान को अगर उसकी नौकरी की मंजिल मिल जाती, तो मुझे लगता है कि ये हाईवेज भी अपना 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 पूरा काम कर पाते। तो हुँ, ये दो काम किए हैं इस बजट में। सेल डीड टू सेल द गवर्नमेंट एसेट्स। नंबर टू, हाउ हाउ टू यूज बजट एज ए टूल ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट। हुँ, मैं हमेशा कहता हूं कि सरकार का काम सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता है, हुँ, सरकार का काम होता है डेवलपमेंट और गवर्नेंस का। और हुँ, बजट जैसी सीरियस चीज में हुँ, चुनावी मैनेजमेंट अगर यदि जो भी लाता पार्टी लाती है, वो हुँ, देश के लोगों के साथ न्याय नहीं करते हैं, वो देश के लोगों के साथ मैं कहता हूं फ्रॉड करते हैं। हुँ। लेकिन जो ये इनकम टैक्स स्लैब्स को नहीं बढ़ाया गया, बिल्कुल अनटच्ड है इनकम टैक्स, तो वो सरकार चाहती तो ऐसा कर सकती थी। तो इसको लेकर भी कुछ सेक्शंस हैं जिन्होंने सरकार की सराहना की है कि देखिए आप इनकम टैक्स स्लैब्स को टच नहीं किया गया है। उल्टा जो 75 साल के ऊपर के जो लोग हैं, उनको उस तरीके की रियायतें दी हैं। तो आप क्या इसे एक सिल्वर लाइनिंग के रूप में नहीं देखते? इनकम टैक्स जो अनटच्ड है? नीलू जी, नीलू जी, जी। आपने एक गलत स्टेटमेंट दिया और कई लोग ये दे रहे हैं। हुँ, 75 साल के ऊपर के लोगों को कोई रियायत नहीं दी गई है। हुँ, रियायत क्या है वो बता देता हूं हुँ, आपको। रियायत ये है कि जो 75 साल के ऊपर के लोग हैं, हुँ, उनका टैक्स सोर्स पे ही डिडक्ट हो जाएगा। टैक्स तो हुँ। लगेगा ही, जी। जितना पहले लग रहा था उतना लगेगा। हुँ, उनको इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है। हुँ, जैसे आपके पिताजी, मेरे पिताजी, आप हमारे चाचा, नाना जो रिटायर हुए, वो 75 साल के ऊपर के हैं, तो उनको पेंशन मिलती है और वो बैंक में उन्होंने कुछ एफडी करा रखी, उसका ब्याज मिलता है। तो उस पेंशन पे और उस ब्याज में टैक्स सोर्स पे डिडक्ट हो जाएगा। ओके। आपको आपको उसके लिए आपको टैक्स फाइलिंग की जरूरत नहीं है। तो हुँ, रियायत नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं, ये मिसकंसेप्शन है। दूसरी बात, आपने कहा कि कई लोगों ने इसकी सराहना की है। हुँ, देखिए,
मध्यम आय वर्गीय लोगों ने और बड़ी तादाद में मध्यम आय वर्गीय लोगों ने सरकार के ऊपर अपना मत दिया था, सरकार के ऊपर अपना भरोसा किया था 2019 के चुनाव में। ऐसी उनसे क्या खता हो गई, ऐसी उनसे क्या भूल हो गई कि उनकी नौकरियां भी गई, उनके घर में सैलरी की भी कटौती की गई और आपने उनको एक नया पैसा उनके हाथ में कर के कंसेशन के रूप में नहीं डाला। और आपने कहा कुछ लोग सराहना भी कर रहे हैं, मैं उन लोगों के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, देश को पता है कि वो कौन लोग। अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछना चाह रही थी, हो सकता है कि मैं थोड़ा-सा उस पे कन्फ्यूज़ भी हूँ कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का जो आइडिया है, वो बहुत टाइम से बिल्कुल एक कहते हैं एक डेड आइडिया हो चुका था, क्योंकि जिस तरीके से आईडीबीआई और आईसीआईसीआई वो बैंक्स में कन्वर्ट हो गए। तो अब ये कहा जा रहा है कि अब इस पूरे जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की जो बॉडी है, उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जाएगी, इसे प्रोफेशनल्स चलाएँगे, तो इससे आपको लगता है कि कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इंस्टीट्यूशंस तो अभी पहले आपको याद होगा जब 2014 में सरकार बनी तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन हुआ हुँ, और वहां पे जो देश के C&AG थे उनको हुँ, चेयरमैन बनाया गया। क्यों बनाया गया आपको मुझे देश को पता है, हुँ, पर मैं ये पूछता हूँ उस बैंक बोर्ड ब्यूरो ने क्या किया पिछले 7 साल? हुँ, क्या देश के, क्योंकि यही बात उस समय कही गई थी कि प्रोफेशनल्स चलाएंगे, हुँ, उनसे उनसे देश के प्रोफेशनल्स को फायदा होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कितना फायदा हुआ उनको? वो आज कहाँ पर खड़े हैं, उनका क्या बेनिफिट आज देश को मिला है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। डीएफआई बनाई, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, पर हुँ, समस्या क्या है कि ये इस तरह की जो डाइवर्जनरी टैक्टिस है ना, कि आज बैंक बोर्ड ब्यूरो बना दो फिर हुँ, भूल जाओ, आज डीएफआई की घोषणा कर दो फिर भूल जाओ, बैड बैंक के घोषणा कर दो फिर भूल जाओ। अरे समस्या जो है उसको आपको मूल रूप से ये है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वहां पर पूंजी की कमी है। वो पूंजी मांग कि हम आपका ट्रांसफर कर रहे हैं, अरे भाई पूंजी क्यों नहीं डालते? इसका मतलब आपके जो मैंने क्रोनोलॉजी समझाई वो आपके मन में है। फिर आपने कहा कि डिस्पोजेबल इनकम पे एक बात, और एक महत्वपूर्ण बात मैं करना भूल हुँ, गया, एमएसएमईज, जिसके बारे में, जिसने बहुत बड़ा दंश झेला है। हुँ, देश में 6.5 करोड़ एमएसएमईज हैं नीलू जी, और उसके लिए बजट एलोकेशन कितना? 15,700 करोड़। मतलब हर एमएसएमई जो बंद हो गया इस कोरोना के दौरान, उसको पुनर्जीवित करने के लिए एलोकेशन कितना? 2400 रुपए। अब आप ये बताइए, एक औद्योगिक प्रतिष्ठान क्या 2400 रुपए में जो छोटा कारोबार करता था, 2 4 5 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता था, क्या उनको 2400 में रिवाइव किया जा सकता है? मुझे ये लगता है कि मैं इसको ये इस रूप में देखता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। आज जो देश की अर्थव्यवस्था थी वो उसी तरह की थी जो 1991 में थी। 1991 में जब सारी चीजें हो रही थी, अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही थी, उस दौरान जिस तरह एक बड़े साहसिक कदम लिए गए, किस तरह देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाने का, और आज तक उसका बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है। ये जो हुँ, नई मिडिल क्लास आई है वो 1991 के कारण आई है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को माननीय वित्त मंत्री जी ने भारत के एसेट्स बेचो कार्यक्रम और चुनावी मैनेजमेंट के चक्कर में गंवा दिया, हुँ, क्योंकि लोगों के हाथ में अगर पैसा आता, क्योंकि भारत के लोगों में सामर्थ्य है कि हुँ, वो इकोनॉमी को रिवाइव कर देते, क्योंकि हमारी इंटरनल डिमांड इतनी है, हमारी इंटरनल कंजम्पशन इतना है, हमारे कंज्यूमर का जो 60% हिस्सा है जीडीपी में, वो इसको पूरा रिवाइव कर देते अगर आप लोगों के हाथ में पैसा देने का एक भी प्रयत्न इस बजट में करते। तो मैं तो ये कहूंगा, ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस्ड बाय द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इन दिस बजट। गौरव जी, बस अब लास्ट के 1-2 सवाल और आपसे पूछूँगी, फिर इंटरव्यू वाइंड अप करूँगी कि कल निर्मला सीतारमण ने जितने भी चैनल को इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक क्रेडिबल डेटा पर अपनी इन सारी जो भी अनाउंसमेंट्स हैं, उस पर आधारित थे, क्रेडिबल डेटा। अब जब आपकी बात मैं सुनती हूँ, तो सारा डेटा वो घोल-मोल है, जिस तरीके से आपने समझाया, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे एसेट मैनेजमेंट को लेकर हो, एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर हो, हेल्थ के एलोकेशंस को लेकर हो, एजुकेशन पे तो हमने बात ही नहीं की, अभी आपसे अगला सवाल उसी पे पूछूंगी। तो ये जो डेटा क्रंचिंग जिस तरीके से ये सरकार करती है, उसमें गड़बड़ी क्या है? ये डेटा
छुपाने की कोशिश है या इनके पास क्रेडिबल डेटा के सोर्सेज ही नहीं है? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। नीलू जी, बात की जा रही है, आर्थिक सर्वे में भी बात हुई कि अगले वर्ष 11% ऑफ जीडीपी ग्रोथ की अनुमान है हम्म 2021-22 में। हम्म अब ये इसका मतलब लोगों को समझना चाहिए। आप क्या करते हैं, सरकार क्या करती है कि सेलेक्टिव डेटा प्रेजेंट करती है। सेलेक्टिव डेटा कभी भी कंप्लीट पिक्चर को नहीं डिस्क्लोज कर सकता। मैं आपको 11% की हकीकत बताता हूँ। हम्म नीलू जी, आप यहाँ खड़ी हैं, आप मान लो 8 पदान नीचे चले जाए, जो कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में -8% है, और इस सब -8% से आप 11 पदान ऊपर आए, तो आप जहां खड़ी थी 2020 में और 2022 में, आप उससे 3 पदान ऊपर हो। मतलब आपने प्रतिवर्ष कितनी पदान चढ़ा? 1.5%। सर, देश को यह समझना चाहिए कि ये 11% ग्रोथ नहीं है, ये 1.5% जीडीपी ग्रोथ की बात सरकार कर रही है। अब 1.5% यदि जीडीपी ग्रोथ होगी, तो ना तो रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, ना मैन्युफैक्चरिंग कल कारखानों में औजार की आवाज सुनाई देगी, ना हिंदुस्तान सर्विस सेक्टर में अपना परचम लहरा पाएगा। और जो किसान, जिसने कोरोना के दौरान भी 3.5% की ग्रोथ दी देश की जीडीपी में, देश की इकोनॉमी में, उनकी आज क्या हालत है देश देख रहा है। पिछले 2.5 महीने से वो ठिठुरती ठंड में बैठे हैं। क्या क्या उनके ऊपर आरोप लगाए गए, किस तरह उनको पोर्ट्रे करने की कोशिश करी। पर मैं, आज बजट का डिस्कशन है, पर फिर भी बोलता हूं नीलू जी, धन्य है भारत के किसान कि उन्होंने सरकार के हर एजेंडा को, हर प्लान को अपनी सहिष्णुता से, अपने धैर्य से, अपने सामर्थ्य से नलीफाई कर दिया। मैं उनको धन्य मानता हूं। तो डाटा की प्रॉब्लम नहीं है। सेलेक्टिव डाटा इज मोर डेंजरस देन नॉट गिविंग दैट डाटा। ये बात मतलब आपने आप सही कही। सेलेक्टिव डाटा दे देते हो। जी, आपने ये बात जो सिलेक्टिव डेटा देने की बात कही, उसके अलावा जो एक चीज़ और बहुत डिस्टर्बिंग नज़र आती है, और वो है कि उस डेटा को समझा कैसे जाए। अब आपने जो आंकड़े आपने समझाए, वो वही आदमी समझ सकता है जिसने कि बजट का फाइन प्रिंट समझा हो, और बजट ज़्यादातर आम आदमियों को समझ में नहीं आता है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। हम जैसे पढ़े-लिखे लोग भी कई दिन और महीने लग जाते हैं बजट में समझने के लिए कि एक्चुअली बजट में क्या रहा है। तो आपको लगता है कि सरकार ये सोचती है कि बड़े-बड़े आंकड़े लोगों के सामने पेश कर दो ताकि लोगों को ये लगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन जो डेविल है दैट लाइज इन द डिटेल्स, जो कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। आई आई टोटली एग्री, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। हम्म और पर एक चीज नीलू जी बताऊं, सच है ना, सच वो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी आप प्रोपोगेंडा के हथियार अपना लो, हम्म कितने भी अपने लोगों को भेज दो फील्ड में उस प्रोपोगेंडा को फैलाने के लिए, पर सच सबको पता चली जाएगा। आज देश के बजट के बाद हर व्यक्ति को ये पता है कि इस बजट में मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। हर व्यक्ति को ये पता है, मोटी मोटी बातें, कि इस बजट में सरकारी संपत्तियों को बेचने का कार्य। हाँ, एक एक मूवमेंट के लिए अगर आप टीवी पर देखते हो कि 113%, 123% एलोकेशन बढ़ा दिया, वो एकदम सुनने के लिए अच्छा लगता है। पर जब हम देखते हैं कि यार, यही अस्पताल पिछले साल था, आज भी यही अस्पताल है, इस अस्पताल में 50% डॉक्टरों के पद रिक्त थे, आज हम्म भी वही है, तो हम्म लोगों को सब समझ में आ जाता है कि ये हम्म सब दिखावा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, डाटा से मैं अपनी बात थोड़ा जल्दी समझ पाया, पर देश के लोगों को, देश के लोग सारी बात अंत में समझ ही जाते हैं कि एक्चुअली में इस बजट में उनको क्या मिला। दो सवाल है बस अब मेरे पास। एक तो शिक्षा से रिलेटेड है कि नई एजुकेशन पॉलिसी अभी लास्ट ईयर हमने देखी थी कि किस तरीके से वो अनाउंस हुई। उसको ये कहा गया इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद कोरोना काल शुरू हो गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो स्कूल से बेदखल हो गए या वो स्कूल नहीं जा पाए, और जिस तरीके का एक डिजिटल डिवाइड नजर आया, आज कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि शिक्षा को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि एजुकेशन के सेक्टर में क्या इस सरकार ने या इस बजट ने उन बच्चों को एड्रेस किया है, उन परिवारों को एड्रेस किया है जो कि चाहते हैं कि उनके घर के जो बच्चे हैं वो अच्छे से शिक्षित हो? और मैं इस सवाल में एक सवाल और जोड़ देता हूं, और फिर उस, क्योंकि वो मेरे को लगता है और महत्वपूर्ण सवाल है। जी। कोरोना काल में हुँ, सारी एजुकेशन स्कूल की हुई है ऑनलाइन। हुँ, अब ये कोरोना काल में एजुकेशन में एक बड़ा डिवाइड हो गया है, हुँ, क्योंकि मान लो मेरे पास गैजेट नहीं है, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मेरे पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है,
मेरे पास लैपटॉप की सुविधा नहीं है, तो मैं कोरोना काल में किस तरह एजुकेशन को एक्सेस करूंगा, ये एक बड़ा प्रश्न। और दूसरी बिल्कुल। तरफ जिन लोगों के पास ये साधन है, उन्होंने एजुकेशन को एक्सेस किया। तो मैं कहूंगा कोरोना काल ने डिजिटल डिवाइड जो एजुकेशन में था, उसको बाहर लाके खड़ा कर दिया। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की जा रही थी कि हर स्कूल में इतना हम इंटरनेट एक्सेस कर देंगे, इतनी ऑनलाइन कर देंगे, हकीकत क्या है? क्या हर स्कूल में, गांव देहात में जो सरकारी स्कूल है, वहां इंटरनेट तो छोड़िए, एक पीसी का लैप कंप्यूटर भी नहीं है वहां पे। उस पीसी तो छोड़िए, वहां कई जगह तो परमानेंट बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर भी नहीं है। हम्म। तो नई एजुकेशन नीति, मुझे लगता है कि उसमें कई चीजें अच्छी है, मैं मानता हूं, पर उसको क्या है कि उन लोगों ने ड्राफ्ट किया है जो वातानुकूलित कमरों से बाहर निकल के, उनको गांव देहात के सरकारी स्कूल्स का एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता। फिर सेकंड चीज, बजट पे आता हूं। इस बजट में हायर एजुकेशन में क्या किया गया? आज हायर एजुकेशन में रिसर्च वगैरह को बढ़ा, सिर्फ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया गया। ये बजट, मुझे लगता है कि दैट वाज नॉट फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमी। हेल्थ की तो मैंने हकीकत बता दी, एजुकेशन की अपन अभी चर्चा कर रहे हैं, लोगों के डिस्पोजेबल इनकम आपने बढ़ाई नहीं। तो एचडीआई आप इस बजट में कैसे एड्रेस कर रहे हो, उसका कोई भी ब्लूप्रिंट इस बजट में नहीं दिखता। नहीं, और एक और जो चीज है, इनइक्वालिटी वायरस कहते हैं। मैं पवन वर्मा को कल सुन रही थी, उन्होंने कहा ये इनइक्वालिटी वायरस जो आया है, उससे देखिए लोगों की संपत्तियां किस तरीके से बढ़ाई हैं। जो कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी आय इतनी बढ़ गई है, और जो बेचारा गरीब है वो और गरीब हो गया, वो सड़क पर आ गया है। इस इनइक्वालिटी को क्या तो ये बजट एड्रेस करता है? इसीलिए तो मैं कहता हूं ये वी शेप रिकवरी नहीं है, ये के शेप रिकवरी है। के शेप क्या होती है? आप यूं नीचे गए, कुछ लोग बढ़ना चालू कर गए और कुछ लोग मध्यम आय वर्गीय और लोअर इनकम ग्रुप घटना चालू हो गए। ऑक्सफम की रिपोर्ट का हवाला जो आपने दिया, इनइक्वालिटी वायरस, कि देश में कोरोना काल में, जब देश की जीडीपी क्वार्टर 1 में -23.9% थी, क्वार्टर 2 में -7.7% थी, उस कोरोना काल में 100 अरबपतियों की संपत्ति कितनी बढ़ती है नीलू जी? 13 लाख करोड़, 13 ट्रिलियन रुपीस, 13 लाख करोड़ रुपया। तो आप उनकी प्रोसेस, उनकी एसेट्स बढ़ रही है। तो ये वी शेप्ड रिकवरी नहीं है, दिस इज ए के शेप्ड मूवमेंट। और ध्यान रहे, में के शेप बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमारी देश की 99% जनता है वो मध्यम आय वर्गीय और निम्न आय वर्गीय श्रेणी में आती है। तो आपकी रिकवरी सिर्फ 100, 200, 1000 फैमिलीज पर कंसंट्रेटेड है। आपकी रिकवरी उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने नौकरी गंवाई इस कोरोना आपदा के दौरान। जो लोग गांवों से शहर की ओर गए, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। आज वो गांवों में बैठे हैं, तो मनरेगा के थ्रू उनको सहारा मिला था। क्या मनरेगा में एडिशनल एलोकेशन किया? उत्तर है नो, नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि इस बजट से मध्यम आय वर्गीय लोगों को और देश के निम्न आय वर्ग के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। तो ये यानी कि वी जो, नहीं है, ये हाँ, के है। तो के शेप्ड रिकवरी है, जिसे कि सरकार कबूलेगी नहीं। वो ये कहती है कि वी शेप्ड रिकवरी है, लेकिन जो स्लोगन है वो यही है, सेल इंडिया वाला, जो पी चिदम्बरम कल कह रहे थे। मैंने यही बोला ना, सेल डीड पे हस्ताक्षर किए वित्त मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर, कि किस तरह से भारत की संपत्तियों को, भारत के एसेट्स को बेचा जाए, और कौन अपने पुराने पुरखों की संपत्तियां बेचता है। हमारी संस्कृति में उसको क्या कहा जाता है, हम सबको पता है। जो चलिए, अपना स्वयं का खर्चा नहीं निकाल पाता, वो पुरानी संपत्तियां बेचता है। तो मैं अंत में एक ही लाइन बोलूंगा नीलू जी, ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस्ड अंडर द एम्बिट ऑफ सेल डीड एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव वल्लभ जी। और जिस तरीके से आपने आंकड़ों को समझाया, मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक ये इंटरव्यू देखेंगे उनको भी इस बजट की हकीकत जरूर समझ में आएगी। आप सभी दर्शकों को ये इंटरव्यू गौरव वल्लभ जी के साथ कैसा धन्यवाद। लगा, उसके बारे में फीडबैक दीजिएगा। और चलते चलते आपको बताना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।